Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students and viewers, आज का जो ये टेस्ट है हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान मेडिकल कॉर्प्स एंड लेडी कैडेट कॉर्प्स चाहते हैं। सेगमेंट को स्टार्ट करने से तमाम न्यू व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अपना वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 39 का शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट इज ₹3500. व्हाट इज द सेल प्राइस इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड? तो सबसे पहले आपको मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ पर डिस्काउंट लेते हैं तो उसकी प्राइस अपनी असल प्राइस से कम हो जाती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका आप ये देखें कि अगर 3500 एक टीवी सेट की कॉस्ट है और उस पर 15% का डिस्काउंट है तो डेफिनेटली डिस्काउंट के बाद की जो वैल्यू होगी वो 3500 से कम होगी। अब 5975 3500 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमारा 5975 आंसर गलत है। 4975 भी 3500 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड, 2975 ये 3500 से कम है तो इस ऑप्शन को सही माना जा सकता है। एंड द लास्ट ऑप्शन है 3975, ये भी गलत है क्योंकि ये 3500 से ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को सबसे आसान हल करने का तरीका यही है कि आपको जो रकम चाहिए वो 3500 से कम होनी चाहिए, विच इज़ 2975। और अगर अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का मैथमेटिकल तरीका बताऊं तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करनी होगी, जो हम फाइंड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3500। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 0 और 0 इन दो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और जब आप 3500 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, यानी कि 35 को 15 से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 525। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास हमें ये मालूम हो गया है कि 525 जो है वो हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू है। अब एक्चुअल में हमने जो सेल प्राइस यानी कि 525 के बाद वो हमें जो टीवी सेट है कितने का मिला है, एक्चुअल में हमने वो प्राइस फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप 3500 में से 525 को माइनस कर देंगे। 3500 को जब आप 525 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 2975। सो दिस वाज द मैथमेटिकल स्टेप टू फाइंड द आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो है 2975। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 175 ऑरेंजेस। एक बॉक्स के अंदर 175 ऑरेंजेस हैं। इफ 35 ऑरेंजेस आर रॉटेड, अगर 35 ऑरेंज हैं वो ख़राब हो गए हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑरेंजेस आर गुड? तो जो बाकी सही ऑरेंज रह गए हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी? तो सही ऑरेंजेस की परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि हमारे पास असल में सही ऑरेंजेस हैं कितने। अगर 175 में से 35 ऑरेंजेस रॉटेड हैं तो 175 में से अगर हम लोग 135 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 140। यानी कि अब हमें पता चल गया है कि 140 ऑरेंजेस जो हैं वो गुड हैं। तो अब अगर हमने जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी नंबर की परसेंटेज निकालनी है, यानी कि जितने नंबर आपने हासिल किए अपने एग्जाम्स में से, तो उसका तरीका क्या होता है? ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें हमारे पास जो ऑब्टेन्ड गुड ऑरेंजेस आए हैं वो हैं 140 और जो हमारे पास टोटल ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं? 175। 140 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब क्या होगा देखिए इसको, 5 2s are 10, 5 8s are 40, 5 3s are 15, 5 5s are
25, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 5 1s are 5 एंड इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो आप पीछे यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे 20 रह गया, 20 को 4 से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80। यानी कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 80%, यानी कि 80% जो है हमारे पास गुड ऑरेंजेस हैं। मूविंग ऑन, a person crosses a 600 meters long street in 5 minutes. What is his speed in kilometer per hour? सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि एक बंदे ने 5 मिनट में एक स्ट्रीट कवर की है जिसकी लंबाई जो है वो 600 मीटर्स है। हमने स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन एक्चुअली अभी हमें 5 मिनट में उसने क्या स्पीड थी उसकी हमें ये नहीं मालूम। सबसे पहले आपने इन मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है और मिनट्स को और में। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देती हूँ जो कि है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी आप स्पीड निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 600 मीटर्स, जिसको सबसे पहले हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो इसको मीटर्स को जब भी हम किलोमीटर्स में चेंज करते हैं तो हम उसको 1000 के साथ डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। इसको आप 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.6। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अब टाइम को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास 5 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अब हम 5 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। जब भी मिनट्स को आवर्स में डिवाइड से में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा उसको 60 के साथ डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम लोग 5 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 0.08। 0.083। अब हमने क्या कहा कि हमने जो स्पीड निकाली है उसका फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 0.6 और टाइम हमारे पास है 0.083। 0.6 डिवाइडेड बाय 0.83 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 7.2 किलोमीटर पर आवर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 soldiers in a bunker have enough food to last them for 54 days. If 5 more soldiers join them, how long would the food last? सबसे पहले उन्हें ये बताया कि 25 सोल्जर हैं एक बंकर में और उनके पास 54 डेज का खाना है। अगर 5 मोर सोल्जर्स उसमें ऐड हो जाएं तो वो खाना कितनी देर तक, कितने दिनों तक वो लोग खा सकेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पहले 25 सोल्जर्स थे, जब मज़ीद 5 सोल्जर्स ऐड हुए तो टोटल सोल्जर्स की तादाद हो गई 30। अब इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आपने रेशियो और प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट को मैथ्स में लाजमी पढ़ा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 25 सोल्जर्स हैं हमारे पास और हमारे पास उनके पास कितने दिनों का खाना है, 54 डेज का। ये अभी मैंने जो साइन लगाया है ये रेशो का साइन है, 25 रेशो 54, यानी कि 25 सोल्जर्स के पास 54 डेज का खाना है। अब नेक्स्ट ये मैं लगा रही हूँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। और देन अब हमारे पास सोल्जर्स कितने हो गए हैं, पहले 25 थे, 5 मोर ऐड हुए हैं तो हमारे पास सोल्जर्स अब हो जाएंगे 30। और अब हमने डेज फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज कि जो डेज हमने फाइंड करने हैं, ये रेशो का साइन है, लेट्स सपोज कि जो डेज हमने फाइंड करने हैं वो हैं x, ठीक है। तो अब x इधर है, हमने x को फाइंड करना है तो रेशो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 54। तो अब हमने इधर x फाइंड करना है तो यहाँ पे 30 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब हम लोग जाएंगे तो ये डिवाइड होगा। तो आप जब 25 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 5 5 are 25, 5 6 are 30, 6 1s are 6 and 6 9s are 54। तो
9 5 जार 45। इसका मतलब है कि 45 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि उनके पास कितने दिनों का खाना होगा, उनके पास 45 डेज का खाना मौजूद होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A get twice as large as the share of the profit as any of his three partners get. The three partners share equally. What percent of the entire profit is A? इसमें बताया गया है कि A के पास उसके टोटल 4 पार्टनर्स हैं, A और बाकी अदर 3 पार्टनर्स। A को हर पार्टनर से जो है वो ट्वाइस हिस्सा मिला है और बाकी 3 पार्टनर्स ने इक्वली शेयर किया है। तो व्हाट परसेंट ऑफ द इंटायर प्रॉफिट इज ए? तो ए ने एक्चुअली में कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया है? मिसाल अब लेट्स सपोज कर लें कि टोटल जो है हमारे पास 100% है। जब हमारे पास 100% है तो इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि ए जो है हमारे पास वो है 2x, क्योंकि उसको बाकी सबसे ट्वाइस हिस्सा मिला है। तो ए हमारे पास हो गया 2x। बाकी 3 पार्टनर्स में से हर एक पार्टनर ने इक्वली शेयर किया है, तो हम हर एक को x कहेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्टनर को भी x कहेंगे, सेकंड पार्टनर को भी x कहेंगे और थर्ड पार्टनर को भी x कहेंगे। अब टोटल हमारे पास है 100%। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि हर पर्सन को कितना शेयर मिला है। तो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय इन बाकी तमाम प्रॉफिट्स को जिनको मिले हैं उनको हम प्लस करेंगे, यानी कि 2x ये a का है, देन प्लस x ये हमारे पास फर्स्ट पार्टनर है, देन प्लस x ये हमारे पास सेकंड पार्टनर है, एंड देन प्लस x ये हमारे पास थर्ड पार्टनर है। तो इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो रहा है मैथमेटिकल स्टेप। अब हमने क्या कहा कि ये 2x प्लस x प्लस x प्लस x ये मिल के टोटल बन गए 5x। ये हमारे पास 5x हो गए। तो 100 डिवाइडेड बाय 5x इज इक्वल टू 1। अब हम x को अगर दूसरी वाली साइड पे ले जाएं, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 5 रह जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास x। तो यहाँ पे 5 1s are 5 एंड यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। तो x कौन थे? फर्स्ट पार्टनर भी x था, सेकंड पार्टनर भी x था और थर्ड पार्टनर भी x था, यानी कि उनका जो प्रॉफिट है वो 20% है। लेकिन हमने एक्चुअल में किसका प्रॉफिट फाइंड करना है? a का। तो a क्या है? 2x। a अगर 2x है तो 2 को जब हम लोग, ये 2 है, इसका x की वैल्यू क्या आई है? 20। 2 को हम जब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। तो इसका मतलब है कि a को जो प्रॉफिट मिला है दिस इज 40%। तो हमारा आंसर है 40%। नेक्स्ट, A tap fills the tank in 12 hours and the other empties it in 24 hours. If both are opened, the tank will be filled in how many hours? अब आप देखें, इन्होंने कहा है कि एक टैप जो है, अब मिसाल के तौर पे एक ड्रम ले लें जिसके ऊपर एक टैप लगी हुई है, वो टैप 12 घंटे में टैंक को फिल कर देती है और उसी टैंक के नीचे वाले पोर्शन पे एक और टैप लगी है जो कि 24 घंटों में टैंक को खाली कर देती है। अब अगर उन्होंने कहा है कि बोथ आर ओपन, अगर हम दोनों टैप्स को ओपन कर दें तो उसके बाद हमारे पास टैंक कितने घंटों में फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 12 आवर्स में एक टैंक जो है वो फिल हो रहा है और 24 आवर्स में एक टैंक जो है वो खाली हो रहा है। ठीक है, अब ये टैंक फिल हो रहा है और ये टैंक खाली हो रहा है। अब उन्होंने कहा है दोनों ओपन हो जाएं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि अगर यहाँ पे आप लिखें कि पहले 12 घंटे में एक टैंक फिल होता है, अब मिसाल ले लें, और देन अगेन 12 घंटे में एक टैंक फिल होता है। ठीक है, यानी कि 12 घंटे में एक टैंक फिल हुआ, नेक्स्ट 12 घंटे में एक टैंक फिल हुआ। मिसाल ले लें कि 2 टैंक है। अब 24 आवर्स में जो है एक टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये 12 घंटे और ये 12 घंटे मिलके बन गए 24 घंटे। ठीक है, यहाँ 24 घंटे में 2 टैंक फिल हो रहे हैं,
जबकि यहाँ 24 घंटे में एक टैंक खाली हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर ये और ये कट गए, ठीक है, तो पीछे हमारे पास कितना रह गया, एक टैंक, यानी कि 12 और 12 24 घंटे में 2 टैंक फिल हुए और उन दोनों में से एक खाली हो गया, तो एक पीछे रह गया, तो यानी कि हमें 24 घंटे लगेंगे एक टैंक को कंप्लीट करने में। तो हमारा आंसर है 24 आवर्स। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, X and Y are children of Z. Z is the father of X, but Y is not the son of Z. What is Y to Z? अब आप देखें कि X और Y दोनों Z के बच्चे हैं, ठीक है, Z X का बाप है, बट Y is not the son of Z. लेकिन Y जो है वो Z का बेटा नहीं है, लेकिन X और Y तो भाई हैं आपस में, तो X और Y are the children of Z, वो Z के बच्चे हैं। X Z का बेटा है, लेकिन Y जो है Z का बेटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि Y जो है वो Z की बेटी है। सो दिस इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है हमारे पास वो है डॉटर। 9 years ago, A was half of what his age would be after 9 years. What is his present age? उन्होंने ये कहा है कि 9 साल पहले ए की जो उम्र थी वो 9 साल बाद की जो उसकी उम्र थी उसके हाफ थी। व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? तो अभी जो है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी? तो यहाँ पे अब आप देखें कि इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। एज 9 years अगो, अगर 9 years अगो है तो वो एज होगी x माइनस 9। देन एज आफ्टर 9 years तो वो होगी x प्लस 9। सो अब हमने क्या कहा कि 9 साल बाद यानी कि आफ्टर 9 years उसकी एज जो थी वो हाफ थी पहले से, तो x प्लस 9 को हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली अब क्या होगा कि x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट x प्लस 9। तो अब इस 2 को जब हम लोग इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस 18, और देन हमारे पास सिंपल इधर जो रहेगी वो होगी x प्लस 9। तो अब यहाँ पे 2x माइनस 18 था और यहाँ पे आएगा x प्लस 9। अब यहाँ से 2x, x इधर मूव करेगा, ये यहाँ पे प्लस हो रहा था इधर जाके माइनस हो जाएगा, 18 यहाँ माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस x इज इक्वल टू 9 प्लस 18। तो यहाँ से 2x में से x किया तो यहाँ पे रह जाएगा x और 9 प्लस 18 हो जाएंगे 27, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज जो है वो है 27 ईयर्स। तो 27 ईयर्स है हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू द सम ऑफ द एज ऑफ A and B is 36 years. The difference between their ages is 6 years. What are their ages? अब उन्होंने कहा है कि दोनों की अगर एज का सम लें A और B का तो 36 है और दोनों को माइनस करें तो 6 है, तो उनकी एजेस क्या हैं? असल में आएगा क्या कि A प्लस बी जो है हमारे पास वो है 36 और जो A माइनस बी है हमारे पास वो है 6। अब सिंपली क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे। तो सिंपली जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इनकी सब की जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि A के साथ माइनस आ जाएगा, B के साथ प्लस आ जाएगा और 6 के साथ माइनस आ जाएगा। ये अब प्लस है ये माइनस है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2B और 36 में से जब आप 6 को माइनस कर देंगे तो आपके पास रह जाएगा 30,
देन क्या होगा कि b इसी साइड पे रहेगा, 2 इस साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 15, यानी कि b हमारे पास आ गया 15। अब b की अगर हम वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर लगाएं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लेट्स सी। ये हमारे पास a है प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 36। देन अब ये 15 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 36 माइनस 15। तो a की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 में से जब हम लोग 15 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 21, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 21 है और b की वैल्यू जो है वो 15 है। तो हमारे पास 21 और 15 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 20 years ago my age was 1/3 of what is my present age। इसमें ये बताया गया है कि 20 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो अब वाली उम्र से 1/3 थी, यानी कि 1/3। यानी व्हाट इज़ माई प्रेजेंट एज, तो अभी फ़िलहाल मेरी एज क्या है। इसको हल करने का ये तरीका है कि 20 years ago माई एज वाज 1/3 ऑफ व्हाट इज़ नाउ। 20 years ago मेरी एज क्या होगी, x माइनस 20, और अभी की जो मेरी उम्र है वो क्या है, वो होगी x। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि अगर पहले 20 साल पहले x माइनस 20 थी और अभी x है और अभी की जो एज है वो 1/3 है, तो 1/3 को जब हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारी अभी की जो एज है वो क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बाय x। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के आमने सामने रखें, यानी कि x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/3 x, तो अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 20 के साथ। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, माइनस 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। 3x माइनस 60 इज इक्वल टू x। अब इस x को आप इस तरफ मूव कर लें और 60 को आप उस तरफ मूव कर लें तो हमारे पास आएगा क्या 3x माइनस x इज इक्वल टू 60। इधर यानी कि ये x इधर प्लस हो रहा था उधर माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x में से जब आप x निकाल देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2x इज इक्वल टू 60। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को 60 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 ईयर्स, यानी कि अभी की जो मेरी एज है दिस इज 30 ईयर्स। सो व्यूअर्स हमारा आंसर है 30 ईयर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नो सिस्टर नॉर एनी सन्स बट बी's father is my father's son, what is the bee to me। सबसे पहले उसने ये कहा है कि मेरी कोई बहन नहीं है और मेरा कोई बेटा नहीं है, बट बी's फादर, लेकिन बी का बाप इज़ माई फादर सन, यानी कि जो बी के वालिद गिरामी हैं वो मेरे वालिद गिरामी के बेटे हैं। यानी कि अगर आपसे कोई ये कहे कि बी का जो वालिद है वो मेरे वालिद का बेटा है, अब मेरे वालिद का बेटा मेरा क्या हुआ, मेरे वालिद का बेटा यानी कि मेरा भाई, और मेरे वालिद का बेटा बी का क्या है भाई, यानी कि वो बी जो है वो क्या है, वो मेरे भाई का बेटा है। तो मेरे भाई का बेटा मेरा क्या हुआ नीस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नीस, नेफ्यू, सॉरी, क्योंकि भतीजी को नीस कहते हैं और भतीजे को नेफ्यू, और इसमें बी जो है वो एक लड़का है इस वजह से, यानी कि वो सन है, इस वजह से इसका जो आंसर है वो होगा नेफ्यू। A's mother is aunt of my daughter. I have no brother. What is A to me? A की जो वालदा हैं वो मेरी बेटी की खाला है। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि आपकी जो बहन की बेटी है वो आपकी क्या हुई भांजी, A's mother is aunt of my daughter, यानी कि आपकी जो बेटी की खाला है वो आपकी क्या होगी, आपकी बेटी की खाला यानी कि आपकी बहन। आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है। व्हाट इज़ ए टू मी,
तो ए क्या होगी? एज मदर इज आंट ऑफ माई डॉटर। ए की वालदा मेरी बेटी की खाला है। आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है। वट इज़ ए टू मी? तो ए जो है ज़ाहिर है मेरी बहन होगी, क्योंकि वो मेरी बेटी की खाला है। तो मेरी बेटी की खाला जो है वो मेरी होगी सिस्टर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिस्टर। सॉरी, यहाँ पे कोई मिस्टेक है, बट आंसर जो है इसका सिस्टर है, बिकॉज एज मदर इज़ आंट ऑफ माई डॉटर। ए की जो वालदा है वो मेरी बेटी की खाला है, इसलिए, और मेरा कोई भाई नहीं है, तो इस वजह से जो ए है वो मेरा नेफ्यू है। दिस इज़ करेक्ट, बिकॉज एज मदर, ए जो है वो मेरी बहन है। एज की जो वालदा है वो मेरी बहन है, जबकि ए जो है वो मेरा नेफ्यू है। आपको ये बात मैं दोबारा ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, दैट एज मदर, ए की वालदा मेरी बेटी की खाला है। ए की वालदा मेरी बेटी की खाला है, यानी कि वो मेरी बहन है। तो एज मदर मेरी बहन है, तो ए जो है वो क्या होगा? वो मेरा नेफ्यू होगा। तो नेफ्यू इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pointing towards a man said, his mother is only daughter of my mother. How is the man related to the man who is narrating? अब pointed towards a man, यानी कि आप ये समझे कि एक आदमी के सामने एक आदमी खड़ा था, उसने उसकी तरफ इशारा किया और कहा his mother, यानी कि इस आदमी की वालदा is only daughter of my mother, वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है। How is the man related to the man who is narrating? अब वो मेरी अगर वालदा की इकलौती बेटी है, यानी कि वो मेरी बहन हुई, और उसने क्या कहा? हिस मदर, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? वो अपने नेफ्यू की बात कर रहा है, यानी कि जो बंदा उसके सामने खड़ा है, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है और कह रहा है कि हिस मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि सामने वाले बंदे की जो वालदा है वो मेरी वालदा की बेटी है, यानी कि उस बंदे की जो वालदा है वो मेरी बहन है। तो अगर उसकी वालदा है तो वो मेरा क्या होगा? नेफ्यू। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेफ्यू। इफ ए इज ब्रदर ऑफ द सन्स of B's son, how A is related B? अगर A is the brother of the sons of B, अगर A जो है B के sons of B's son, B के बच्चों का भाई है, A is brother of the sons of B's son, यानी कि B के बच्चों का भाई है। How A is related to B? तो B के बच्चे क्या हुए? उसके वालिद, और बच्चों के, यानी कि बी के बच्चों के बच्चे बी के क्या हुए? ग्रैंडसन। तो ए और बी जो है, इसमें ए जो है वो ग्रैंडसन है और जो बी है वो ग्रैंडफादर है। तो ए जो है वो ग्रैंडसन है बी का, तो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो है ग्रैंडसन। If 10 workers complete a work in 5 days, then 5 workers will complete the same work in how many days? सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 10 आदमी एक काम को 5 दिनों में मुकम्मल करते हैं तो 5 लोग कितने दिनों में करेंगे? अब आप ये देखें कि अगर पहले थे 10 वर्कर्स और 5 दिनों में उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया था, अब है 5 वर्कर्स। जब ज़ाहिर है जब वर्कर काम कम हो जाएंगे तो हमारे पास डेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सिंपली अगर इसको हम पुट करने की कोशिश करें तो 10 वर्कर्स रेशो 5 days, then proportionality constant एंड देन हमारे पास नेक्स्ट वर्कर कितने हैं? 5, और डेज जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ये मैंने पहले भी बताया था कि रेशो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा? 5 और 5 आपस में कट जाएंगे और 10 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x, यानी कि वो कितने दिनों में काम मुकम्मल करेंगे? 10 दिनों में। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टेस्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप तमाम से गुजारिश है कि वो तमाम लोग जिन्होंने शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वो हमारी तमाम मूवमेंट से आगाह रहें। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच।